तजुर्बे से बता रहा हूं, जिस पार्टी का मुख्यमंत्री अपनी सीट बदल ले वह पार्टी सत्ता में नहीं लौट सकती। 67 नाम की जो लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें से अधिकतम 15 लोग ही जीतेंगे। बची सीटों में से अगर 10 भी जीत जाएंगे तो हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन 25 रहेगा। बहुत जोर लगाया तो भी 30 से ऊपर नहीं बढ़ेगी बीजेपी। कांग्रेस अगर खराब टिकट वितरण भी करेगी तो भी सत्ता में आ रही है, क्योंकि माहौल उसका है। ये मेरा ही लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये मैंने कोट किया है जो धर्मेंद्र कवारी जी ने लिखा है। मेरे साथ धर्मेंद्र कवारी जी हैं, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के फाउंडर। यूट्यूब चैनल है इनका और हरियाणा का एकमात्र बेहतरीन चैनल जिसपे आपको राजनीति से अलग कुछ नहीं मिलेगा। इनका मानना ये है कि सब कुछ राजनीति से जुड़ा ही होता है, कोई भी फैसले हो, कोई भी चीज हो। तो आज मेरे साथ है धर्मेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले। शुक्रिया सन्नी भाई। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स की यात्रा में आप भी साथी हैं हमारे। हाँ। और आप जलको हरियाणा में हैं, आप तो जलको हरियाणा के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और ये जो आपने पढ़ा है ये मैंने लिखा था, सुबह लिखा था। ये क्या है सर, ये क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मतलब 67 नाम निकाले, इतना लोगों को रुसाया और मतलब कहते हैं सूत बैठा बहुत सारे लोगों का, और आपने बिगाड़ दिया सब कुछ। देखिए, शाम को जब इनकी लिस्ट आई बीजेपी की तो मैं बागड़ी मिल्क पार्लर पे बैठा हुआ था और मैं दूध पी रहा था। तो जब मैंने ये लिस्ट आई तो उस लिस्ट को देखा तो मन में पहला जो ख्याल आया वो ये था कि ये फेक तो नहीं है लिस्ट, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट इससे पहले आ चुकी थी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल इसलिए आया क्योंकि जब मैं कैंडिडेट पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था यार कि बीजेपी मतलब ये काम तो नहीं कर सकती, इसलिए मुझे फेक लग रही थी। मेरा मतलब तो दूसरी आपने फेक सोच के लिखा वो पहले? हाँ, नहीं, मैंने फेक सोच के पढ़ा उसको। अच्छा। फिर फिर मैंने पढ़ा तो फिर मैं उसके बाद मैंने पता चल गया कि असली है। तो मैं वहां बड़ा सोचता रहा, मैंने कहा ये मतलब किस तरह लिस्ट बनाई है इन्होंने। क्योंकि जिसको हरियाणा की पॉलिटिक्स की अगर थोड़ी बहुत समझ आए, क्योंकि 20 साल से मैं ये पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं अपन, भले ही चुनावी मैदान में ना हो पर लोगों को हारते जीतते तो देखा ही है। तो फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरा मन हुआ कि एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार मतलब मुझे इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। कुछ साथियों के फोन आए कि चैनल से लाइव जुड़ जाओ आप इस लिस्ट पे बात करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी इस लिस्ट पे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने रात को सोचा, फिर सुबह उठा, पूजा पाठ करने के बाद सोचा, तो फिर मैंने ये 4 लाइनें लिखी। मतलब जिस पर कई दिन का घमासान मचा रहा। हाँ, सीएम साहब तक की बात चली कि मैं करनाल में लाडवा। और आप एक बात देखिए कि आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, राजनीति एक जंग है जी। और मनोहर लाल जी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि राजनीति में भी सब कुछ जायज है। तो मनोहर लाल जी एक समय हरियाणा के सबसे ताकतवर नेता बने थे, आज तक वो उस पर कायम है। तो मनोहर लाल जी को मैं थोड़ा बुद्धिमान समझता था। मतलब इस लिस्ट से पहले मनोहर लाल जी का मैं एक आलोचक होते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि वो मतलब कांग्रेस को ऐसा फ्री हैंड नहीं देंगे, ऐसा टिकटें वितरण करेंगे कि कांग्रेस को पसीने आ जाएंगे। पर अफसोस की बात यह है कि मनोहर लाल जी ने मेरी इस धारणा को तोड़ दिया और उन्होंने जो ये 67 लोगों की सीटें जारी की हैं, ऐसा लगता है कि मनोहर लाल जी ने ये तय करके टिकटें बांटी हैं कि मुझे हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनानी। इस तरीके की सीट है। सबसे पहले तो ये जो टिकट वितरण है ये बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक है जो इस पार्टी को अपनी मां मानते हैं, राष्ट्र की सेवा का जरिया मानते हैं। उन लोगों को कम से कम अब इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कोई मामू है। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम उन दूसरी पार्टियों की तरह है जिनके लिए सत्ता सुख भोगना परम लक्ष्य है। कार्यकर्ता भाड़ में जाओ। तो एक तो भ्रम ये दूर हो जाना चाहिए बीजेपी वालों का। दूसरा, 10 साल जो पार्टी प्रदेश में सत्ता में रही हो, उसका जो मुख्यमंत्री है 4 महीने पहले जिसने उपचुनाव जीता हो, मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया कि उस बंदे को करनाल से मतलब चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा। भाई 4 महीने आपकी लोकप्रियता के 4 महीने में गिर गई इतनी। 4 महीने में आप जहां से सीट जीते हो, क्या दोबारा नहीं जीत के आ सकते वहां से? तो सबसे पहला तो बीजेपी ये है कि एक साइकोलॉजिकल जो वार होना चाहिए दूसरी पार्टी के साथ चुनाव जीतने में, उस साइकोलॉजिकल वार में बीजेपी हार गई है।
नायब सैनी के चुनाव शिफ्ट करते ही बीजेपी इस चुनाव में खुद को सरेंडर की पोजीशन में ला दिया उसने। लाडवा हो सकता है जीत जाए, नायब सैनी में ये नहीं कह रहा कि वो हार जाएंगे, लेकिन बीजेपी चुनाव के साइकोलॉजिकल वार में हार चुकी है, मनोवैज्ञानिक रूप से आज वो हार में है। दूसरा, 10 साल इन्होंने सत्ता का संघर्ष किया, 10 साल ये मजे लिए अब इन्होंने, और आज हालात ये है कि इनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मतलब ब्राह्मण समुदाय को इन्होंने ये इसमें 8 या 9 सीटें दे रखी हैं। आज तक ब्राह्मण समुदाय को इतनी सीटें किसी ने नहीं दी। और खास बात यह है कि इनमें से अगर ब्राह्मण समुदाय को एक भी टिकट नहीं देते तब भी ब्राह्मणों को वोट बीजेपी को ही देना था। मतलब बीजेपी के लिए सबसे सुटेबल कास्ट है आज के दिन ब्राह्मण, और ये ब्राह्मणों को टिकटें दे रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहां पे ब्राह्मणों पे ये एहसान भी कर दिया और वो चुनाव भी नहीं जीतने जा रहे। अब सबको पता है दाता गौतम उचाणा से चुनाव नहीं जीतने जा रहे, देवेंद्र अत्री उचाणा से जमानत जब्त कैंडिडेट हैं। मतलब ऐसी जगह ब्राह्मणों को टिकट दी जहां वो टिकट लेके, हाँ शहीदों से ऐसी जगह टिकट दी हैं जहां वो टिकट देख के ना हंस सकते ना रो सकते। मतलब जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं उनके साथ बहुत बुंडी बना दी है बीजेपी ने। फिर आप करिए वैश्य समुदाय पे बात। बीजेपी को बामणवाणियों की पार्टी कहा जाता था पुराने टाइम में। वैश्य समुदाय के 4 लोगों की टिकट काट दी इन्होंने। कोई आधार बनता है कविता जैन की टिकट काटने का? मतलब कल तक जिस आदमी को मनोहर लाल जी सट्टेबाज, तस्कर, पता नहीं क्या क्या बताया करते थे, आज उसको टिकट दे दी। वो कविता जैन वो आंसू गिरने लग रहे इतने बड़े बड़े। पलवल से दीपक मंगला की टिकट काटने का क्या तुक बनता था। तो बहुत सी, मतलब एक मूर्खतापूर्ण लिस्ट देखी मैंने ये। और आप ये देखिए हालात देखिए, दुनिया के सबसे कहते हैं दुनिया की सबसे विशाल पार्टी, दुनिया की सबसे विशाल पार्टी की हालत ये है कि जो आदमी परसों कांग्रेस के दफ्तर में टिकट के लिए गिड़गिड़ा रहा था, देवेंद्र बबली, वो उसको आज इन्होंने बुला के टिकट दे दी। मतलब क्या 10 साल में आप टोहाना से भारतीय जनता पार्टी का एक कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं तैयार कर सकते थे? और जनता भी इस चीज को देखती है, ये फर्क देखते हैं कि ये पहले वहां लाइन में बैठे थे देवेंद्र बबली, इनको टिकट नहीं मिल रही है, सबको पता इस बात का। हाँ, वो आ गए बीजेपी में। इसका मतलब ये मतलब हरियाणा में कहावत है कि चला हुआ कारतूस, तो ये चले हुए कारतूस ही मिले इनको चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी का पूरा चुनावी प्रचार रहता है परिवारवाद के खिलाफ। आप हरियाणा बीजेपी का एक्स का हैंडल देख लीजिए, सब हुड्डा पुता पुत्र इनमें पिता पुत्र देखो आप। श्रुति चौधरी केनी चौधरी की बेटी, आरती राव इंद्रजीत की बेटी, भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई बेटा, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। शक्ति रानी, विनोद शर्मा जी की पत्नी शक्ति रानी की जी सुन लो जी, वो 3 दिन पहले पार्टी में आई और उसको कालका से टिकट दे दी। और वो मेयर है अंबाला की। भाई इतनी लोकप्रिय है वो मेयर, तो अंबाला से क्यों टिकट नहीं दे रहे उसको? जबकि उनके जो मंत्री हैं उसकी हालत खस्ता है वहां पे। असीम गोयल की बरवाड़ा से अंबाला से हालत खस्ता है। तो ये जो पूरा टिकट वितरण है, ये टिकट वितरण मुझे लगता है, हम बचपन में ना घर बनाया करते मिट्टी के, देखे आपने बनाए होंगे आपने, मिट्टी पैर लगा के पैर से, हाँ वो घर बनाते। और कोई अल्पा दीवार है ना, उसने उसका पैर मार जाया करता, तो पूरा घर। तो ये जो बीजेपी का मिट्टी का जो घर था 10 साल में, जो इन्होंने घरौंदा तैयार किया था, उसको मनोहर लाल जी इस खुन्नस में कि मुझे हटा दिया ना तो मैं तुम्हारे घर को भी ढा जाऊंगा। तो ये उस तरीके से ये लिस्ट है। मेरा कोई बीजेपी से कोई व्यक्तिगत वैरभाव नहीं है, क्योंकि 10 साल से ये प्रदेश में सत्ता में है। एक पत्रकार का काम है एक जो सरकार की गलत नीतियां उसकी आलोचना करना, तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। पर चूंकि अब चुनाव है तो लिस्ट अब देखिए आप, कल से ये बीजेपी कहती है कि मुझे ओबीसी के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ गया। ये कहते हैं जी किसानों के सच्चे हितैषी हम हैं, किसान मोर्चा का इनका पार्टी छोड़ गया। ऐसा कल से भगदड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा इनका जो विधायक है लक्ष्मण नापा, टिकट कटी पार्टी छोड़ गया। मतलब 10 साल में, आज अगर बच्चे को आप एक स्कूल में डालो, 10 साल में वो 10वीं क्लास पार कर जाता है, ठीक है। 10 साल में इनके जो वर्कर हैं इन्होंने पहली में ही रखे वो सारे के सारे,
अरे कुछ पढ़ाते, उनको राष्ट्रवाद का ही पाठ पढ़ाना चाहिए था। जो भगदड़ इन्होंने जो मचा रखी है वो तो ऐसे लग रही है जैसे छुट्टी हुई, घंटी बाजी ठंडा, कोई बीच में घंटी नहीं बजाया गया, वो वाला काम कर दिया बीजेपी ने। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये तो एक है ही चीज, इसमें एक चीज और समझ में आ रही है कि जो नेता है, मान लो टिकट नहीं मिली उनको, बीजेपी पे पता नहीं इतना क्यों भरोसा था कि बीजेपी की टिकट मिल गई तो हम सीधे ही जीत जाएंगे जो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि उन्होंने ग्राउंड पे क्या काम किया है, फिर बस टिकट के लिए कर रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर ऐसा ही है तो निर्दलीय आ जाते हैं आप, अगर इतना जनता से जुड़ाव। आज के दिन जो नेता है, जो राजनीति में है, जिसको पॉलिटिकल समझ है, उसको परिस्थितियों की भी समझ होती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग राजनीति में मूर्ख होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं ये। आज के दिन हरियाणा प्रदेश का जो पूरा चुनाव का समीकरण है वो एक बायोपोलर चुनाव है। या तो आप नदी के इस पार हैं या नदी के उस पार हैं, दो मार्ग, बीच में यहाँ कोई नहीं है। तो जो मतदाता है वो क्लियरली डिवाइडेड है, या तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा या मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तीसरी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही खत्म हो गया इस चुनाव में। तो जो नेता हैं उनको या तो टिकट चाहिए बीजेपी से या उनको टिकट चाहिए कांग्रेस से, दूसरे लोगों से टिकट नहीं मांग रहा कोई। तो वो जो नेता रो रहे हैं बीजेपी, अब भगदड़ जो मच गई है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की टिकट आने के बाद भगदड़ नहीं मचेगी, भगदड़ कांग्रेस में भी मचनी है। हो सकता है भगदड़ बीजेपी से ज्यादा मचे, लेकिन बीजेपी की भगदड़ की चर्चाएं इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये तो दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी थे। मतलब कांग्रेसी तो हमेशा से ही ऐसे हैं, उन पे तो आरोप लगते हैं वो संगठन नहीं है आपका, ये नहीं है, आप लोगों को नहीं संभाल पाते। और स्टेज पर भी बहुत बार हमने नोटिस किया है कि उनकी कुर्सियों के इस पर भी लोग बैठे जाते हैं। बीजेपी भाई वो तो परिवारवादी हैं, ये डिक्लेयर्ड है। वो अनुशासनहीन है, वो डिक्लेयर्ड है। वो अपने हित की सोचते हैं, ये भी डिक्लेयर। और ये बीजेपी वाले तो दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी के लोग हैं। आप इन्होंने क्या हाल कर रखा है इन्होंने, आप देखो अपना खुद का। नहीं फिर इसमें आप कहना ये चाह रहे हो कि मनोहर जी चले गए हैं तो उन्होंने अब इसको भी ऐसा ही बना दिया, रिवेंज है। मनोहर चुटकुले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी ने लिखा कि मनोहर जी बीजेपी को 2014 से पहले वाली पोजीशन में लाके छोड़ के जाएंगे। तो उनकी 4 सीटें थी उस समय, रिवर्स में चले गए। हाँ, तो ये रिवर्स में जा रहे हैं। और इस चुनाव में मैं पहले भी मैंने कहीं कहा है कि 2 चीजें होती हैं चुनाव में। एक होता है मैनेजमेंट। आजकल जब राजनीति में थोड़े प्रशांत किशोर जैसे लोग आए हैं, इन्होंने सर्वे के महत्व बढ़ा दिए। मैनेजमेंट बीजेपी ने, मैंने बताया लोगों को कि चुनाव मैनेजमेंट से भी जीते जाते हैं, लैपटॉप से भी चुनाव जीता जा सकता है, पन्नों से चुनाव जीते जाते हैं। कांग्रेस देसी पार्टी है, वो मैनेजमेंट को नहीं मानती, वो माहौल को मानती है। तो ये जो हरियाणा में ये जो चुनाव है, ये पूरी तरीके से माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव है। कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, आज कांग्रेस हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं है खुद का, उनके पास लैपटॉप वाले कैंडिडेट नहीं है। इवन कैंडिडेट तो छोड़ो, आज उनको ये भी भरोसा नहीं है टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। एक सीट पे 180 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि 179 लोग तो निराशी होंगे उनमें। और दूसरा, कांग्रेसियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि टिकट कट गई और उन्होंने नहीं पार्टी मेरी माँ है। उनके लिए तो पार्टी, उन्होंने ऐसा क्लेम ही नहीं किया कभी। बीजेपी वाले करते हैं कि पार्टी तो हमारी माँ है, संगठन सबसे सर्वोपरि है, कार्यकर्ता है। तो बीजेपी कांग्रेस वाले तो भगदड़ करेंगे, ये तो कांग्रेस वालों को भी पता है। लेकिन अब दिक्कत ये है, कांग्रेस से अगर मान लो बीजेपी वाले भगदड़ करेंगे, ये कांग्रेस में भाग जाएंगे क्योंकि सरकार बनने वाली है। ये कांग्रेस वाले अगर भगदड़ करेंगे, इनको लेगा कौन है? क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी सीट डिक्लेयर कर दी। या तो फिर बीजेपी इसको बदले सीटों को। इन पूरी जो सीट 67 नाम है, इनमें से अहिरवाल की सीटों को छोड़ के या गुड़गांव की 1-2 सीटों छोड़ के ये सारी जगह से चुनाव हारते दिख रहे हैं या मुकाबलों में फंसे हुए हैं। तो बीजेपी के हालात दयनीय हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। कई लोगों ने इस पे भी लिखा कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैंने कहा जब कोई आदमी तुम्हें 15 लाख देने की कह गया, वही मुकर गया मान लो मेरे कहेगा महत्व क्या है? लेकिन फिर भी चलो, पॉलिटिकल चर्चाएं तो चलती रहनी चाहिए। अच्छा धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा सीरियस नोट पे आते हैं। ऐसा क्यों एक्चुअल में लग रहा है? मतलब मैं बात है माहौल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स के साथ समझना चाहूंगा क्यों कांग्रेस का माहौल बनता जा रहा है? एंटी इनकम्बेंसी है सरकार के लिए, एक ये रीजन हो सकता है, या एक्चुअल में धरातल पे भी कुछ चीजें हैं? मैं एक चुटकुला सुनाना चाहूंगा आपको, दर्शकों को। एक गाँव में एक बुंडा आदमी था, वो गंदा था, मतलब उसकी इमेज अच्छी नहीं थी।
वो क्या करता था, वो पेशाब करता था घूम घूम के, ऐसे चक्री काट काट के पेशाब करता था। तो सारा गांव कहता है यार बड़ा बददिमाग, मर जा तो ठीक हो। तो एक दिन वो बीमार हो गया और मरणासन हो गया। तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अंत समय नजदीक है और एक इच्छा है, अगर पूरी कर दो तो। तो उसने कहा हाँ बोलो पिताजी, मैं जरूर करूंगा अपनी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी। तो बोला यार ऐसा काम कर देना कोई, ये सारा गांव कहे कि तेरा पिताजी बहुत बढ़िया आदमी था। अब ये चैलेंजिंग था बहुत ज्यादा ना, लेकिन लड़का बहुत चतुर था, बहुत समझदार था। उसका पिताजी जैसे एक्सपायर हुआ, उसको शमशान घाट ले गए, फिर वापिस आते हैं तो अपने गांव में रिवाज है उसे घर बैठते हैं एक बार सारे लोग। तो वो जब उसके घर जाके बैठे तो वो छत पे चला गया वो लड़का, और वो सारे आदमियों के उनके ऊपर मुख दिया उसने। तो गांव के बोले रहे यार तेरे से तो तेरा बाप ही अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस अच्छी पार्टी है या कांग्रेस के प्रति लोगों का जुनून उमड़ रहा है, मतलब अब उनको चूज करना है 2 खराब लोगों में से सबसे कम खराब का। तो ये 2014 में जब आए थे बीजेपी वाले, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए नए थे। राष्ट्र की बातें, समाज की बातें, देश उत्थान की बातें, परिवारवाद के खिलाफ बातें, और ऐसा लग रहा था जैसे हरियाणा ना पता नहीं क्या बना के छोड़ देंगे ये। फिर ये आ गए जी, फिर ये चुकर काट काट के मुद्दा लग गए। 2014 में आए, 19 में 75 पार का नारा दिया, उसमें हरियाणा के बोड़े लोग हैं उलझ गए। हालांकि वोट कट गए, दुष्यंत चौटाला 10 सीटें ले गए, नहीं तो पिछली बार इनका काम लोगों ने कर दिया था। लेकिन फिर और ये साल फिर दुष्यंत चौटाला के साथ इनका गठबंधन। दूसरा इनकी कास्ट पॉलिटिक्स। देखो आप और मैं हरियाणा में जन्म लिया है हमने, और हम हरियाणा को हम भी बेहतर जानते हैं। हरियाणा में कास्ट मायने रखती है, पर उतनी भी कौन रखती है। मतलब हम उतने जहरीले लोग नहीं हैं कि आप और मैं कास्ट के हिसाब से एक दूसरे से। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं कि जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, दिल्ली से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उनको ये लगता है यहाँ बहुत कास्ट का सिस्टम है। यहाँ है नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठ के आराम से मजे करते हैं, चुटकुले चलाते हैं। तो बीजेपी ने सोचा कि इसको दूसरे प्रदेशों की तरह यहाँ भी कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट जब मार्केट में आता है तो वो चलता है। हरियाणा में भी चला ये, ऐसा नहीं कि हरियाणा में इनकी कास्ट पॉलिटिक्स चलती है एक बार, लेकिन वो डटती कितनी है वो देखना होता है। तो इनकी दुकान जमी वही। अब हालत देखो क्या है। हरियाणा को मुख्य तौर पे आप 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हो। एक है कर्मचारी, एक है युवा, एक है किसान, और एक है जवान। पहले पे आते हैं कर्मचारी। 3 लाख कर्मचारियों का परिवार है। आज के दिन उनकी सबसे बड़ी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम। बीजेपी किसी भी सूरत में ये वादा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो खत्म करी थी कि हम ओल्ड पेंशन देंगे। कांग्रेस कह रही कि पहली कलम से देंगे। 3 लाख परिवार गुणा 4 वोट, 12 लाख वोट सरकार पलटने के लिए बहुत हैं, पर्याप्त हैं। जहां पे 3000 से 5000 के गैप हैं, वो सारी सीट बीजेपी आ जाएगी। कर्मचारी आगे जी। दूसरे नंबर पे आ गए आपके युवा। हरियाणा प्रदेश में जो भर्तियों के नाम पे जो पर्ची खर्ची का जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा था, इनके HSPSC के दफ्तर में नोटों की अटैची पकड़ी गई। युवाओं को रोजगार के नाम पे धक्के इन्होंने खिलाए। आज भी मेरे ख्याल से बच्चे कहीं नवीन जय हिंद लेके घूमने लग रहे हैं उन्हें, तो वो कहीं जा रहे हैं। CET का मसला हो, मतलब ऐसा परेशान किया इन्होंने। बेरोजगारी में तो नंबर 1 थे ही हरियाणा, कई साल से नंबर 1 है। रोजगार अगर इन्होंने किसी को दिया भी तो वो इतना तड़पा तरसा के दिया। उसमें कहा जाता है कानून की भाषा में कि जस्टिस मिलने में अगर देरी हो तो वो भी अनजस्टिस है। नौकरी तो मिली बिल्कुल, लेकिन तरसा तड़पा के। हाँ, के मामले से। दूसरा HKRN, अपने आदमी सेट करे। हर बीजेपी नेता के आदमी सेट है उसमें। युवा खिलाफ खर्ची पर्ची वाला जीरो हो गया। जीरो। एक फॉर्मूला एक बार चलता है, 2014 में था, 19 में चला लिया। ऐसा नहीं 19 साल 24 में चलेगा। अब नई चीज लाते, क्योंकि गठबंधन में काम नहीं करा, लूटते रहे ना, पैसा कमाने पे जोर रखा। फिर आगे जी किसान। आज किसान इनको वोट नहीं देगा, ये सबको पता है, ये इनको भी पता है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो सठम साठम चारेती, लठ उठा लो, 500 आदमियां के इनका दे लठे लो, जेल में चले जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिनका कृषि मंत्री JP दलाल,
घरानी मरते वाले आदमी ओड़े भी मरा। तो किसानों का एक बहुत बड़ा 13 जिले सीधे सीधे मतलब उनके खिलाफ है। फिर आगे जी फौज, हर भारत में की फौज में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। आप याद करो 2 साल पहले आप जब खरखुद्दा से रोहतक आते थे, सड़कों पे आपको युवा दौड़ते हुए दिखाई देते थे सुबह के टाइम। अब दिखता है कोई आपको? 4 साल के लिए कोई भर्ती नहीं होना चाहता, और ना उनका रिश्ता होता उन बच्चों का, ना और वो खिला। बिल्कुल, इसमें तो और खास बात ये अग्निवीर के मुद्दे पे जो अहिरवाल है, जो 11 सीटें हैं, वहां पे बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना है। क्योंकि फौज में तो अहीरों का बच्चा भी जाता है, फौज में हरियाणा की हर कम्युनिटी का बच्चा जाता था, तो वो खिलाफ 4 सेगमेंट इनके खिलाफ हैं। बिल्कुल, अग्निवीर वाले में तो मैं ग्राउंड पे गया कुछ दिन, तो बच्चों ने ये कहा कि यार हम ये काम करते थे, पहले दौड़ लगाते थे, मतलब हमारा गांव का सबका ये था कि अब एक आदमी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, वो ताले लग गए हैं उन। अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी 4 साल के लिए जो 3 लोग घर आएंगे, 4 साल करने बाद जो 3 लोग घर आएंगे, वो उन लोगों पे एक ठप्पा तो लगेगा ना रिजेक्ट का, भाई ये तो फौज ने काट दिए। ये ठप्पा बहुत बुरी चीज है। फौज में आदमी जाता कि फौज में क्या किसी वैश्य समुदाय का बच्चा जाता है? नहीं जाते, वो लोग अपना कारोबार करते हैं। फौज में कौन जाते हैं? किसान कम्युनिटी के, गरीबों के बच्चे। वो इसलिए जाते हैं कि 17 साल के लिए नौकरी है, आपको आने के बाद पेंशन मिलेगी। इन्होंने सब भारत का, मोदी जी ने भारत की सनक में उनको बहुत बड़े सन की आदमी की दर्जा दिया जा सकता है। उन्होंने इस देश को तबाह करने का काम किया। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री ऐसे बनाए जो कमाल हैं। आप देखो उनके बनाए हुए हर मुख्यमंत्री कमाल कर रहा है। तो उनमें से एक अपने खट्टर साहब भी थे, जिनको उनको दुर्भाग्य से बदलना पड़ा। लेकिन आज भी हरियाणा में एक डमी सरकार चलती है जिसका रिमोट कंट्रोल खट्टर साहब के हाथ में है। नायब सैनी जी ने 4-5 महीनों में अपनी मर्जी से एक ट्रांसफर भी नहीं कर पाए। वो पहले ट्रांसफर की लिस्ट कहते दिल्ली तो जाएंगे, फिर आएंगे, भी नहीं चूज कर पा रहे। हाँ, कहां से लड़ना? हाँ बेचारे, हद नहीं है यार कि बेचारा मुख्यमंत्री दोनों क्या है कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, और उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं ना वो लाडवा से लड़ेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष का खुद चुनाव लड़ने का मन ही नहीं है, और ऊपर से कि मैंने त्याग किया है। भाई त्याग क्यों कर रहा है तू? किसने त्याग मांगा है तेरा? नहीं, फिर उंगली कटाएंगे तो लोग सही बोलते ही है। भाई तेरे त्याग की जरूरत नहीं है, तू लड़, जीत के दिखा। आज तो बीजेपी के लिए एक सीट इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी धुरंधर हैं इनको सबको चुनाव लड़ना चाहिए। वो शायद लोकसभा में समझ गए थे कि मुश्किल है चीजें। मोहनलाल बड़ोली जी का उनके खुद के गांव में भी बहुत हालत खराब है। तो जिसकी अपनी जमीन खिसक चुकी हो वो दूसरों को सलाह नहीं देते कभी भी। तो माहौल इनके खिलाफ है। मैनेजमेंट बीजेपी का अच्छा है। मैनेजमेंट तो धरा है क्या? भाई कोई नहीं, एक बारी है तो मैनेजमेंट तो है ही। बीजेपी को ये भरोसा है कि उन्होंने जो कास्ट पॉलिटिक्स की जो बीज हरियाणा में बोए हैं, देखना लोग उसको उस हिसाब से वोट करेंगे। मतलब एक काल्पनिक दुनिया में बीजेपी आज भी जी रही है। इनको हरियाणा के लोगों की साइकोलॉजिकल ये उनको समझ नहीं पाई। किसी को भी जड़ें जमानी है तो वो उस चीज को समझता है। अंग्रेजों ने इस पूरे क्षेत्र को अपना भर्ती केंद्र बनाया था। क्यों बनाया था? बहुत सोच समझ के। उनको पता था हम इनसे लड़ नहीं सकते, हम इनको साथ लेके, इनको रोजगार देके, इनके साथ समन्वय बना सकते हैं, हम इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। और बीजेपी ने क्या किया? इस क्षेत्र के लोगों के साथ लड़ाई का रास्ता चुना। किसानों के नाम पे लड़ाई, जवानों के नाम पे लड़ाई, जाति के नाम पे लड़ाई, पता नहीं क्या क्या लड़ाई इन्होंने। तो आप लड़के हरियाणा नहीं जीत सकते। हम तो वो हैं, प्यार से मांगोगे तो बेली भी दे देंगे, नहीं तो गन्ना भी नहीं देंगे। ये कहावत हरियाणा की है। अच्छा धर्मेंद्र जी, गठबंधन की और कांग्रेस की बात चल रही है। आम आदमी पार्टी लगभग मुझे लग रहा है कि 3-4 सीटें दे देंगे उनको, दे देंगे। तो ये क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है? क्यों? क्योंकि हवा है, इनको क्यों जरूरत है? और इसमें मैं कोट साथ में जोड़ूंगा कि सभी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है। बीजेपी ने वहां गोपाल कांडा से कर लिया, इनेलो ने कर लिया, जेजेपी ने कर लिया। तो ये गठबंधन वाले देखो, जो लोकसभा में एक इंडिया गठबंधन सामने आया था, उस इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार थी आम आदमी पार्टी भी। तो उनको एक सीट दी थी कुरुक्षेत्र में। और
2029 में फिर चुनाव आने हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं आएंगे, देश में हर 5 साल में चुनाव आएंगे और मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, मोदी जी तो यही हैं। तो मोदी जी से फिर 2029 में मुकाबला करना है, फिर गठबंधनों की जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा भाई का रोल जो अदा कर रही है, तो वो इतना दिलेरी सी दिखा रही है कि चलो कुछ सीटें इनको दे दें, और 10-12 सीटें ऐसी होती हैं जो 500 से 2000-3000 वोटों के मुकाबले में हार जीत होती है। वहां पे ये जो गठबंधन है ये बड़ा फैक्टर काम करता है। मान लो 5 सीटें और कांग्रेस को इससे इजाफा होगा, 4 सीटें उनको देके, तो उनके लिए तो फायदे का सौदा है ना ये, वोट डिवाइड नहीं होगा। और वैसे कम्युनिटी केजरीवाल के नाम पे आज उनके साथ है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कैडर आज के दिन भी कांग्रेस से ज्यादा अच्छा है। तो वो 90 सीटों पे वो चुनाव लड़के अगर एक सीट पे 1000 वोट भी खराब कर रहे हैं, 2 भी खराब कर रहे हैं, तो कांग्रेस का ही तो खराब हो रहा है। तो उनका वोट मिल जाएगा, 4 सीटें देने में कोई बुराई नहीं है, तो उनको वो दे देंगे। एक लोकतंत्र के हिसाब से अगर देखें तो लोगों के लिए ना एक आम आदमी पार्टी एक तीसरा ऑप्शन था, कि उनको ये लगता था कि अगर जैसे दिल्ली में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, तो ये नहीं हो रहा है कि अब लोगों के लिए बतौर वोटर अगर हम सोचे तो एक बीजेपी एक कांग्रेस है, इसे बाहर हम जा ही नहीं सकते। देखिए, जो लोग हैं उन लोगों का तो उनके साथ छल होना तय है। मतलब भारत का जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो उन नेताओं को ये अधिकार देती है कि आप ऐसे कर सकते हो। अभी ब्रिटेन जैसा सिस्टम तो है नहीं, वहां पे एक पार्टी 3 लोगों को टिकट देती है एक जगह से। तो 3 लोगों में से ऐसा भी होता है कई बार कि उनके 3 के 3 हार जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि एक तो ठीक है, एक उस पार्टी का अच्छा है, एक उसका अच्छा है, तो 3 ऐसे भी चुन के आ जाते हैं। तो भारत में ये सिस्टम है नहीं, तो जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो हमें आज़ादी देता है गठबंधन करने की, वो आज़ादी हमें देता है लोगों को चीट करने की, वो गठबंधन हमें आज़ादी देता है दल बदलों को टिकट देने की। भाई कोई तो क्राइटेरिया ऐसे होने चाहिए ना कि आप विचारधारा की पार्टी की राजनीति भारत में नहीं होती है, भारत में नेताओं की वंदनाएं होती है। बीजेपी एक्सेप्शनल इसलिए मानी जाती थी कि वहां एक विचार के साथ लोग जुड़ते थे, लेकिन अब वहां भी लोग व्यक्ति के साथ जुड़ गए। ये वो गोवलकर वाली पार्टी नहीं है, अब ये तो मोदी जी वाली पार्टी है। और मोदी जी की पार्टी ने राजनीति की तमाम वो धारणाएं हैं, वो हर दागी आदमी को इन्होंने ले लिया। बीजेपी तो विचारों के साथ चलती थी ना। आज कांग्रेस, जोशी जी कहते थे कि कांग्रेस कभी नहीं मर सकती, क्योंकि जो भी पार्टी में सत्ता में आएगी वो कांग्रेस हो जाएगी। तो आज बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो चुका है। अगर बीजेपी कांग्रेस में दोष हैं तो उन सारे दोष बीजेपी ने ओढ़ लिए हैं। तो डेमोक्रेसी एक छलावा है और ये लोग उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जो थोड़ा सा समझते हैं चीजों को? वो अपना या तो छुट्टी मनाएंगे या फिर नोटा पे वोट डाल के अपनी जो संतुष्टि है उसको। क्योंकि कई लोगों ने ना, जब युवाओं ने धरना किया तो उन्होंने मेरे को एक बात कही कि देखो इनके तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, सब फिक्स है, बिल्कुल शेड्यूल आता है, 5 तारीख को नामांकन आज से शुरू हो गए हैं, 12 तक आप कर सकते हो, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। इन गानी कोई तेल का भी एक भी पर्ची मिस होती होगी, इस दिन मिलनी है, इस दिन मिलनी है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम यही करते रहेंगे? मतलब इसका अगर हम एक ओवरऑल वाइड रेंज में इसको देखें तो भरोसा उठ गया है, मीडिया से उठ गया है, पार्टियों से उठ गया है। वो अब कुछ नहीं कहना चाहते, वो ही कहते हैं भाई वोट भी नहीं डालनी। तो कहां हम इस देश को ले आएंगे, आज नहीं तो 10 साल बाद? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, इसका मैं मतलब इतना चलता हूं जवाब नहीं दे सकते। पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आप कर रहे हो। जिस देश की युवा पीढ़ी राजनीतिक जागरूक ना हो, उस देश का भविष्य कोई अच्छा नहीं होता है। ये हमारे देश के साथ भी है, ये बांग्लादेश के साथ भी था। वहां के युवाओं ने इकट्ठा होकर सरकार को बदल दिया। और हालात ये देखो, जिस आदमी ने अपना सर्वोत्तम सैक्रिफाइस किया था देश के लिए, उसके स्टैच्यू के ऊपर लोग पेशाब कर रहे थे, क्योंकि उस युवा पीढ़ी को यही नहीं पता था कि इस आदमी ने इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। उनको तो उनकी बेटी दिख रही थी। अब मैं अगर बुरा हूं, मैं अगर अच्छा हूं, लेकिन मेरा बेटा में कोई दोष है तो उसकी सजा मुझे थोड़ी दी जाएगी। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पीढ़ी, ये पूरे साउथ एशिया, अपना जो पूरा एशिया है, इसी की समस्या है ये। खासकर हम जो कभी एक यूनाइटेड माने जाते थे उनकी। तो भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म की बातें एक दौर में थोड़ी बहुत जयप्रकाश जी ने की थी, फिर अलग अलग छिटपुट लोग करते रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि
पॉलिटिक्स में आने के बाद आदमी पॉलिटिक्स रिफॉर्म की तो छोड़ो, वो उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। मतलब जिन चीज़ों के हम घोर विरोधी हो सकते हैं या आज हम हैं, हो सकता है कि हम अगर उस पॉलिटिकल सिस्टम में चले जाएं तो हम वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं भारत में। तो भारत की जो युवा पीढ़ी है उसकी राजनीतिक निराशा उनमें है, वो इंस्टाग्राम पे रील देखने में व्यस्त हैं। आप 10 में से आप हैरान हो गए अगर 5 लोगों को तो कई बार ये भी नहीं पता होता कि उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, शून्य ज्ञान है। वो इंस्टाग्राम के नशे में है, 8-8 घंटे लोग मोबाइल देखते हैं। भारत सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है। तो भारत का भविष्य, ये बूढ़े लोग चर्चाएं करते हैं पॉलिटिक्स की, या फिर चुनाव आता है तो कुछ जवान भी कर लेते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली जागरूकता बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट, मतलब मैं कई बार कहता हूँ कि विधायक से आप वो उम्मीदें करते हो जो उसका काम ही नहीं है, और अधिकारी से आप वो उम्मीदें कर रहे हो जो उसके प्रोटोकॉल में ही नहीं है। मतलब ना अधिकारी को अपने अधिकार पता, ना जनता को अपने अधिकार पता, ना नेता को अपने अधिकार पता। भारत को कौन चला रहा है किसी को नहीं पता, कैसे चल रहा है ये भारत हम किसी को भी नहीं पता, वोट देने वालों को भी नहीं पता, वोट लेने वालों को भी नहीं पता। तो भारत का तो थोड़ा अलग सिस्टम है, इस पे तो मतलब कई घंटों की डिबेट हो सकती है। तो अब जो 5 तारीख को वोट डालने लोग जाएंगे, आज से पूरा 1 महीना बचा है, फिर भी मतलब बतौर, आप छोड़ दीजिए एक प्रोफेशन में, हम पत्रकार के तौर पे सोचते हैं, आप अलग अलग मतलब कैरेक्टर में होते हैं। धर्मेंद्र कुमारी क्या सोचता है कि किन लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और वो इस 2 करोड़ वोटर्स हैं हरियाणा में, उसमें से 2 लोग भी अगर ये सोच के इस वीडियो को देख के करें कि यार ये बात ठीक कह रहे हैं और हमें किस आदमी को वोट देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस आदमी को वोट देना सीखना पड़ेगा जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो। कैसे पता चलेगा? सिंपल, बहुत सिंपल है। उसके साथ गाड़ियों के काफिले अगर हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव में बेतहाशा खर्चा कर रहा है, हर आदमी को पता है कि ये खर्चा कर रहा है, भाई जो खर्चा कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, वो उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेगा। तो सबसे पहले तो ये तय करिए कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं उस आदमी ने चुनाव में अनाप शनाप खर्चा ना किया हो। सबसे पहला क्राइटेरिया ये, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना बन जाए। दूसरा, 2000 की आबादी का एक गांव है, उसमें 50 आदमियों का एक ग्रुप होना चाहिए। उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, लोटे में नमक गिरवा के शपथ लेनी चाहिए। उन 50 लोगों को ये व्यवस्था संभालनी चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनको एक दिन इनवाइट करो अपने गांव में, चाय पानी अपनी जेब से पिलाओ, पूरे गांव को बुलाओ, उनको बैठने के लिए मुद्दे दो, माइक दो, आप जैसा एक पत्रकार दो, और सबके हाथ में माइक दो कि 15 मिनट हैं, आप अपना पॉलिटिकल विजन सामने रखो। 15 मिनट रखवाया, आज के बाद हमारे गांव में मत आना प्लीज, चुनाव के बाद ही आप आ सकते हो। गांव डिसाइड कर ले किसको वोट देना है, सबसे बेस्ट कैंडिडेट को आप वोट दो, आपको जो अच्छा लग रहा है उसको दो, ना उसका खर्चा लगा। जिसने खर्चा नहीं किया वो चुनाव जीत के आएगा तो वो उसको थोड़ी शर्म होगी आंखों में उसके, यार आप पतलियां निकाल देते हो लोगों का, 5-5 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा करवाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि वो आप क्या पांव दबाएगा आके। 5 करोड़ खर्चा करवाने के बाद तो अगला 10 करोड़ कमाएगा उसमें, क्योंकि 5 करोड़ उसने थोड़ी किसी और ने इन्वेस्ट कर रखे होते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म जब तक इस देश में नहीं आ सकता जब तक यहाँ की पब्लिक अवेयर नहीं होगी। अफसोस की बात यह है कि पब्लिक हरियाणा की भी अवेयर नहीं है, भारत की भी अवेयर नहीं है। हम सिर्फ इस पॉलिटिकल सिस्टम के एक पुर्जे हैं और ये नेता हमें उस पुर्जे के हिसाब से सेट करते हैं। आज हम कांग्रेस को ले आए बीजेपी से तंग होकर, 6 महीने बाद हम कांग्रेस को गालियां देना शुरू कर देंगे। कांग्रेस में कोई सब कुछ बदल जाएगा क्या? यही तो रहेगा। जो आदमी 5 करोड़ रुपए देके चुनाव जीत रहा है वो कमा रहा है यार, पहले इन्होंने बीजेपी वालों ने कमाया, अब दूसरा कमा लेगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर गांव में, हर वार्ड में 50 लोगों का एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप होना चाहिए। वो कहे अपने नेता को, देख भाई तेरे को हमने चुन लिया है, हमारे गांव की ये डिमांड है, ये तुझे पूरी करानी है, और अगर कोई इनको पूरी नहीं कर रहा है, तू लेके जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तो हमें बता, हम पूरी करवा के लाएंगे। लेकिन यहाँ तो ढूंढ नहीं सकते ना आप। नहीं, उसको कहो ना, उसको कहो कि आप महीने में 30 दिन, 6 महीने में होता है विधानसभा का सेशन, 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उस दिनों को छोड़ के हमारे 30 गांव हैं, 50 गांव हैं, डेट लगा दो ना,
फलानी 1 तारीख को फलाने गांव में 10 से लेके 6 बजे तक विधायक बैठेगा, फलानी एक गांव में ये दे रख दो, फिक्स कर दो उसके। भाई तो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये तेरे को महीने की हमारे वेतन से, हमारी टैक्स से तुझे मिल रहा है, तुझे कुछ नहीं करना, तू 10 से 6 हमारे गांव में बैठेगा फलानी तारीख को आके, तेरा कोई बात नहीं मान रहा तू हमें बता, हम मनवा के लाएंगे, लेकिन तू गांव में तो बैठेगा, तो उसको बिठाओ गांव में पकड़ के, क्या दिक्कत है? या तो अच्छे लोग आना शुरू कर देंगे राजनीति में, या ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सुधर जाएगा। मान लो आपके गांव में साफ पानी नहीं आ रहा, विधायक गया एससी के पास, एससी उस पर टाल मटोल कर रहा है, वो गया मुख्यमंत्री के पास, वो भी टाल मटोल कर रहा है, कोई बात नहीं, 50 लोग अपनी गाड़ियों में कैंटर में बैठेंगे, एससी ऑफिस में जाएंगे, उसका ताला लगा के वहां बैठ जाओ, सुबह से शाम तक बैठे रहो, 2 दिन में आपके गांव की पीने के पानी समस्या हल हो जाएगी। हमें काम करवाना सीखना पड़ेगा सन्नी भाई। पॉलिटिकल सिस्टम को बदलना है तो खुद को बदलना पड़ेगा, और खुद को नहीं बदलेंगे तो ये सिर्फ बातें रहेंगी। कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, जेजेपी आ जाए, एनएलओ आ जाए, मोदी जी आ जाए, भगवान आ जाए, इस देश में कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। हमें खुद को बदलना पड़ेगा। मतलब यही है, देखने को भी यही मिलता है कि वोट पे भी लोग, मतलब एक्चुअल में बेशक लोग बोल रहे हैं कितना इलेक्शन कमीशन वो चलाते हैं, वोट डालनी चाहिए, मतलब मैंने आज तक जितने इलेक्शन देखे कभी ऐसा नहीं देखा कोई BMW में आया हो और उसने खिड़की खोली और वोट डाला हो, बतौर वो सेलिब्रिटी ना हो। जरूरत नहीं है उसका, वो फोटो खिंचवाने तो आ सकते हैं सेलिब्रिटी, धनाढ़े लोग वोट डालने नहीं जाते। हाँ, उनको पता है पैसे दे के काम करवाना है, किसी की सरकार हो वो करवा लेते हैं उन्हें। जिसको इस देश का सिस्टम समझ, एक अंग्रेज लेखक होते थे, उन्होंने लिखा था कि आपके पास एक तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए और कपड़े और जूते आपके शानदार होने चाहिए। आपको पूरे भारत में किसी की औकात नहीं है कोई टोक देगा, आप बत्ती जंप कर लो, मर्सिडीज होगी तो कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है आपको टोक देना, सब इज्जत करेंगे आपकी। और आप मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगा के चल रहे हो तो भी पुलिस वाला चाबी काट लेगा। कभी देखा किसी मर्सिडीज वाले की चाबी? वो अलग-अलग औकात है। हाँ। कि इंस्पेक्टर है तो बाइक छेड़ सकता है, हाँ। थोड़ा सा और बड़ी डीएसपी रहेंगे तो गाड़ी रुकवा पाएगा। मर्सिडीज को कोई नहीं रुकवाएगा, रोल्स रॉयस आपके साथ है ना, कोई नहीं रुकवाएगा। और ड्राइवर उतर के आएगा, हाँ जी बताइए क्या बात, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो उस गाड़ी में कुछ भी लेगा, अल्टो की होती है और उसमें चाहे आप बम ले जाओ, देश में कुछ नहीं हो सकता। इस देश में आपको सर्वाइव करना है तो आपके पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अरे यहाँ तो उधार भी गरीब आदमी को नहीं देंगे। आपने देखा है स्कॉर्पियो वाले बहुत सारे नंगड़ लोग दूसरों के पैसों पे स्कॉर्पियो चलाते हैं। मैं अपनी ससुराल गया, वहां पे एक बोलेरो के पीछे एक बुढ़ा आदमी भाग रहा है बेचारा टूटी जुत्ती में। तो मैंने अपने साले से कहा, मैंने ये क्या सिस्टम है? बोले ये जो पीछे भाग रहा है ये आदमी गरीब सा, इसने इस बोलेरो वाले को 10 लाख रुपए उधारे दे रखे हैं क्योंकि उसके पास बोलेरो है, तो उस आदमी को भी लगा कि ये चुका देगा पैसे, और जरूरतमंद उसका पड़ोसी भाई चला जाएगा, वो उसको 100 रुपये भी ना दे, जबकि वो दे सकता है। ईमानदारी अगर किसी में जिंदा है तो वो गरीब और आम लोग जो हम है ना, इनमें ही जिंदा है। ये चीज तो सिस्टम में भी है। वो तो बैंक के 8,000 करोड़ भी लेके भाग जाएंगे। बैंक में चले जाओ आप लेके दिखा दो लोन, नहीं लेते। आप गाड़ी में जाओ, बढ़िया, उनको मिल जाएगा। किसान को लोन नहीं मिलेगा, उद्योगपति को मिल जाएगा, जबकि वो मेहनत करके पैसे देने को तैयार है। तो ये बिजनेसमैन का प्लान ही ये है, कंपनी बनाइए, कंपनी दिवालिया घोषित। बिजनेस का सीधा रूल है, अपने पैसे पे कुछ नहीं करना, दूसरे के पैसे उस रिस्क लो। हमारी दिक्कत ये कि हम अपने, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म की बातें हैं सन्नी, और ये हमारे देश में अफसोसजनक बात ये कि होती नहीं है, या होती है कोई हिम्मत नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि हालांकि मैं करूंगा ये इस चुनाव के बाद कि किसी एक विधानसभा में प्रयोग करके देखेंगे, वहां पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, अगर सफल रहा, लोगों को पसंद आया और उसमें मुझे भी लगा कुछ बदल रहा है, तो फिर अपन 90 विधानसभा में भी कर सकते हैं। पर करेंगे, ऐसा जरूर करेंगे, होना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर, मतलब बेशक मुझे ये लगता है कि धर्मेंद्र कुमारी के पास जब लोग आते हैं वीडियो बनाने, तो ये आते हैं कि जी चुटकुले सुनाएंगे अच्छे, हमारी वीडियो चल जाएंगी। मैं दर्शकों को बता दूं, हम अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि बहुत सीरियस टॉपिक है ये। आपको देखो सीरियस बात करो, लेकिन लाइट मोड में करो, लाइट मोड में, लेकिन आपके दिल तक पहुंचेगी ये बात। एक चीज है जिससे हम दोनों जुड़े हुए हैं, मीडिया, हार्श रियलिटी है मीडिया की। इसने कितना नुकसान किया है और अब कैसे बचे,
कुछ लोग वो जो 10-20 हजार भी बच गए हैं लोग, जिनको ये लगता है कि हाँ हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्या इससे बदल पाएंगे? ये जो गोदी मीडिया इस नाम देश का, या वो अब दूसरे मीडिया भी दूसरी जगह बैठ जाएंगे? अगर आप कोई एक नेक काम कर सकते हैं तो वो नेक काम ये है कि आप किसी भी प्रकार की मीडिया को ना देखें, आप चुटकुले सुनेंगे, बेहतर है। जो ये चीजें मीडिया वाले दिखा रहे हैं वो चीजें हमें ऑलरेडी पता है, छोटे से छोटे गांव के आदमी को भी पता है। तो बराए मेहरबानी आप मीडिया को मत देखें। दूसरी, मीडिया से कोई उम्मीद मत रखें। देश बदलने की पहले होते थे, आजादी से पहले पत्रकार मिशनरी, उनका एक मकसद था कि देश को आजादी दिलानी है। उनमें से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर बन गए। आजादी के कुछ साल बाद तक भी पत्रकार थोड़े ईमानदार रहे और उन्होंने अपने काम को प्रोफेशनली अंजाम दिया, तो वो प्रोफेशन का दौर था, तो उनको हम प्रोफेशनरी कहते हैं। और अब का जो दौर है वो कमिश्नरी का दौर है। पत्रकार, नेता, अभिनेता, सब लोगों की हाय मची हुई है पैसे कमाने की और सारे नोट छापने में लगे हुए हैं। जो नहीं रह गया है वो रो रहा है, वो उस दौड़ में शामिल होना चाहता है। तो ना किसी नेता से उम्मीद करो, ना किसी अभिनेता से करो, ना मीडिया से करो। खुद 4 लोग इकट्ठे होके संवाद करें, इस फोन की दुनिया से बाहर निकलें। संवाद करेंगे तो हमें अपनी समस्याओं का, ताकत का एहसास होगा और संगठन बनाएं। गांव की आप नेताओं को क्या कोसते हो यार? गांव में कितने मुकदमे नालियों पे चलते हैं, बिल्कुल। कितने मुकदमे भाई भाइयों में प्रॉपर्टी के विवाद के हैं, कितने मुकदमे हस्बैंड वाइफ में झगड़े के हैं। मतलब हमारी निजी समस्याएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि देश के बारे में तो हम सोच ही नहीं पा रहे। तो सबसे पहले तो आप खुद का उत्थान करिए, फिर देश का उत्थान करने की सोचें। और मीडिया से प्लीज कोई उम्मीद मत रखें। अब कई लोग कह देते हैं तू तो पत्रकार है। अब भाई मेरे माथे भी लिखा है कि मैं पत्रकार हूँ। भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम भी तो सोच सकते हो। भाई मैं एकला धर्मेंद्र या एकला सन्नी कितनी दुनिया को बदल सकता है, कितनी रीच हो सकती है? नहीं, फिर भी तुम करो, हम भाई सारे करो। भाई ऐसा कौन सा काम है, बोलोगे आप, हम दिखाने वाले हैं। ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते? सोशल मीडिया पे ये जो 5,000 रुपया मोबाइल है, ये मुझे जितनी फ्रीडम दे रहा है उतनी आपको भी तो दे रहा है। आप भी बोल लो इस पे, ऐसे मुंह करके अपना बोल लो जो मन में विचार आ रहे हैं, अपने पूछाओ। अगर आपके विचारों में दम है तो वो लोग देखेंगे उसको। तो खुद को बदलना बहुत जरूरी है। नहीं हम दिक्कत ये है, हम सारी दुनिया में बदलाव चाहते हैं, खुद में करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। और एक गोदी मीडिया है और ये जो आजकल सोशल मीडिया, मैं इसको गोदी मीडिया, हाँ ये उससे भी नीचे जा चुके हैं क्योंकि इनकी मजबूरियां बहुत ज्यादा है। ये बेचारे 500 लेना पड़ रहा है। आप चैनल का एक ज्वाइन बटन होता है, आप दिन भर डाटा कंज्यूम करते हैं, दूसरों का बनाया हुआ डाटा कंज्यूम करते हैं। एक चैनल को हम रोजाना देख रहे हैं, क्या हम उसको ज्वाइन बटन से अपना आर्थिक योगदान नहीं दे सकते? कोई देता है? कोई रेयरेस्ट आदमी देता है किसी को। तो ना तो हम अच्छी चीजों के लिए पे करना चाहते, तो जब मुझे आपको कुछ चीज परोसनी है तो फिर मैं अपनी पसंद के हिसाब से परोसूंगा ना। भाई देखो नहीं ना देखो तुम। बिल्कुल। मतलब आप देखो अखबार में ही, अखबार जब छपता है, अखबार तो अब खत्म ही हो गया। छपता था मान लो एक मीडिया में कि उससे तो बहुत सस्ता बिकता है। हाँ, तो अब तो अखबार खत्म हो गया। प्रोडक्ट ही मान रहे हो, मतलब आप सबके लिए, दर्शकों के लिए, कि या तो आप उस मीडिया को सहयोग दो जो आपकी बात करे, नहीं तो कोको कोला जब उसको पैसे देगी तो वो आपको कोको कोला पिलाएगी। इस बोतल पे है ना सनी, अगर यहाँ पे किसी का विज्ञापन लिखा हुआ है तो मेरी आमदनी का स्रोत ही है। अब कई लोग कहते हैं मैंने विज्ञापन नहीं लिया। ऐसा नहीं कि विज्ञापन मेरे पास आते नहीं है, मैं विज्ञापन लेता नहीं, क्योंकि अगर जिस दिन मैं विज्ञापन लेऊंगा वो फिर मेरी उसके पास डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। फिर वो एक दिन मुझसे ऐसी उम्मीद कर लेगा कि मैं ये चीज बना दूं उसके लिए। वो नहीं, वो फ्रीडम छीन जाती है। पैसे दे रहा है, वो करेगा ये। तो अब जैसे कल रात को भाई मेरे पास ये था प्रेशर की लिस्ट, वीडियो बनाओ। मैंने सोचा यार अगर मैंने वीडियो बनाई तो मैं जो नौकरी करता था उसमें और मेरे अपने काम में फर्क क्या रह जाएगा? मैंने कहा मैं तो सोऊंगा, नहीं बनाया मैंने कंटेंट, नहीं बनाऊंगा। ऐसी कौन सी बात है जो मैं अब नहीं कह सकता? कल जो मैंने जो छूट गई, वो सभी बना रहे हैं। तो मैंने वो लिस्ट है, वो लिस्ट तो दुनिया पढ़ ही रही है। अपने काम उससे भी अच्छा है, ऑफिशियल पढ़ दो उसको। बीजेपी हरियाणा पे जाओ और पढ़ लो। काम को एंजॉय करो, अपने बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करो, ध्यान साधनाएं करो, और उसके बाद अगर वक्त बच जाए तो पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में बात करो। और सबसे जरूरी बात यह कि खुद के उत्थान के बारे में सोचिए। मोबाइल पे 8-10 घंटे डाटा कंज्यूम करने वाली
पॉपुलेशन, उसका एक दिन मतलब काला हो जाएगा। उसको आप सीखने में लगाएं कुछ और। हाँ, आप 8 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा अगर आप मोबाइल पे डाटा कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपने परिवार का और इस देश का बहुमूल्य समय जाया कर रहे हैं। और ये बात हम उसी पर बैठ के बोल रहे हैं जिस पे आप इसको देख रहे हैं। ये भी सच है। वो तो वो कहा ना, विज्ञान आविष्कार भी है और अभिशाप भी है। हम लेसन लिखते थे, इस मोबाइल का अगर आप 1 घंटे सदुपयोग करोगे तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर इसी मोबाइल का आप 10 घंटे दुरुपयोग करोगे तो ये बहुत खराब चीज है। दोनों चीज यही है, अच्छी भी यहाँ है, बुरी भी है। हमें कौन सी चूज करनी है? इसी पे मन बुरी की तरफ जाता है। एक बात याद आई मेरे को, कोरोना टाइम पे कौन से डिस्ट्रिक्ट था, वहां डीसी साहब ने एक सर्कुलर निकाल दिया कि यूट्यूब और फेसबुक पर कोई कोरोना की खबर नहीं डालेगा। हाँ। और ये खबर मिली पता है कहां से लोगों को? यूट्यूब और फेसबुक से। तो ये हमारा समाज है, ये सारा तरीका है। देखो, मोबाइल से हम दूर नहीं रह सकते, ये सच है। हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। पर हम इस टाइम को थोड़ा कम तो कर सकते हैं। इस महीने टारगेट बनाइए कि इसमें सब कुछ है, ये बता देता है आप दिन में कितने घंटे मोबाइल देखते हैं। तो दिन में आप अगर 7-8 घंटे देख रहे हैं तो टारगेट बनाइए कि मैं सितंबर महीने में 7 घंटे देखूंगा, फिर 6 घंटे देखूंगा, ऐसे करके कम कर सकते हैं। इसका एक तरीका मैंने पहले भी बताया था कि आप ना कंप्यूटर रखेंगे, आप फोन से दूर हो जाए, अपने फोन से फेसबुक हटा दें, यूट्यूब हटा दें, कंप्यूटर रखें। हाँ, और कंप्यूटर टेबल पर बैठकर जब आपको लगे आप समय निकाल लें अपना। एक समय तो, ये होना चाहिए कि बंद करने का समय। हाँ, बंद करने का, और आप उस पे बैठे, क्योंकि फोन साथ होता है हर टाइम। आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी होता है, लेकिन कंप्यूटर घर रखा है तो उस पे आप 1-2 घंटा लगाएंगे, क्योंकि जरूरी वो भी है, इन्फॉर्मेशन का अच्छा सोर्स है। तो कंप्यूटर पे उसको इस्तेमाल करें। और हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद आपको ये बातें बता रहे हैं कि आप कौन से चैनल। और माननी फिर भी नहीं है आपने। माननी नहीं है, हमें पता है नहीं मानेंगे। ये जो लोग हंस रहे हैं इस बात को देख के, ये कह रहे तो बेवकूफ क्या कर रहे हैं। माननी नहीं है, बिल्कुल नहीं माननी, अपने मन की सुननी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर सीरियस नोट लें तो किन चैनलों को आप देख रहे हैं एक बार वेरीफाई जरूर करें। कुछ भी आप मत देखो, कबाड़ जो कूड़ा है ना आपके दिमाग में वो घुसाया जा रहा है, वो किसी का IT सेल हो, कुछ भी हो, मीडिया कोई भी हो, अपने आप आपको लेना पड़ेगा। और खासकर की जो कास्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं, जातिवादी जो चीजें होती हैं, उन पर थोड़ा सा समझें। मतलब उन बातों को सुन के सीधा ही किसी कास्ट के खिलाफ ये ना उठा ले कि बस ये तो इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। मुसीबत में पड़ोसी काम आता है, बिल्कुल जातियां। और हाँ, हमारा भाईचारा है बना रहे, वो ही काम आएगा। मीडिया जो भी है, चलो धर्मेंद्र जी, मेरे को नहीं लगता कि हम इस पे शायद अगली वोटिंग तक भी बात कर सकते हैं। हम हमेशा बात कर सकते हैं, जब तक वोट ना डले 1 महीना भी हम इस पर किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी मेरे साथ जुड़े, सर थैंक यू, आप जुड़े, समय दिया आपने हमें, शुक्रिया। और देखते रहिए, हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो पे आपको कैसा लगा ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है और कैमरे के पीछे है साहिल। आपने भी हमें इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। झलको